वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को सेल के बारे में पूरा डिटेल में समझा दूंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में भी सेल आता है ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। लेकिन यहाँ पर भी टीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। और पूरा डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैंने सारा चीज़ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिख कर आना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेल। देखो बहुत सिंपल है, सारे लोग जानते हैं सेल क्या होता है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो सबको पता है सेल क्या है। लेकिन ऐसा तो लिख नहीं सकते, सामान बेचना, खरीदना, सेलर, बायर, ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो क्या लिखोगे, लिखना सेक्शन नंबर 54 ऑफ टीपीए। ठीक है, और वहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं, टीपीए नहीं, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। की जो सेल है, सेल का मतलब क्या है, इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है क्या, ओनरशिप यहाँ पर क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। भाई सारे बच्चे याद रखना, सामान बेचना लेना वो नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे, ट्रांसफ़र करना ओनरशिप का, कि सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज। मान के चलो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल देती हूँ। देखो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको दे दी। इसके बदले में मैं आपसे कुछ ना कुछ तो लूँगी। तो क्या लूँगी, प्राइस लूँगी, पैसा लूँगी। ठीक है, या फिर प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस। इसमें कहा गया, देखो तीन ही सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या क्या सिचुएशन होगा, एक सिचुएशन होगा मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, ओनरशिप दी, आपने मेरे को सारा पैसा दे दिया एक ही बार में। या सिचुएशन होगी आपने मेरे को 50% पैसा पे कर दिया और 50% पैसे के लिए क्या का प्रॉमिस किया कि आने वाले 10 दिनों में मैं आपको 50% जो पैसा रह गया, 50 लाख रुपए रह गए, वो मैं दे दूंगा। या फिर आपने क्या किया, पार्ट प्रॉमिस किया, पार्ट प्रॉमिस किया, हाफ, पार्ट का मतलब हाफ प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। यही तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आपने कंप्लीट पेमेंट कर दिया, या तो हाफ पेमेंट आपने अभी किया, हाफ पेमेंट आपने वादा किया कि आने वाले समय में मैं कर दूंगा। तो सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। ठीक है, डिलीवरी ऑफ अ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको पता होगा टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है। तो डिलीवरी ऑफ अ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर और सच पर्सन ही डायरेक्ट इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। टेंजिबल मतलब जो प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, इनटेंजिबल का मतलब जो प्रॉपर्टी हमें दिखाई नहीं देती। इसमें कहा गया है डिलीवरी ऑफ अ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक प्लेस व्हेन, वही वो क्या है, टेक प्लेस करता है व्हेन सेलर प्लेसेस द बायर, कि जब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी भी डिलीवर कर दी जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी ओनरशिप डिलीवर कर दी जाएगी कि आज से इसका ओनर कौन है, बायर है, और मैंने ये प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। ठीक है, वैसे आप इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऐड करनी है, वो सब भी आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट अ सेल। सेल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप करोगे और मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। देखो अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी और आप इसके बदले में मुझे अपनी कार दे रहे हो, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, सामान के बदले सामान नहीं, सामान के बदले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बदले में क्या होगा, पैसा होगा। हमेशा याद रखना, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स बंडल ऑफ ऑल द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, कि उस प्रॉपर्टी को लेके आपका जो भी राइट और लाइबिलिटी है वो सब मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ। और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब 100% राइट आपका है उस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, और क्या लिया जाएगा, मनी कंसिडरेशन लिया जाएगा। अब पढ़ो सेलर्स की ड्यूटी क्या होती है ना, बिफोर और आफ्टर सेल जो सेलर है, भाई ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ,
मैं अपनी प्रॉपर्टी वीना को सेल कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी वीना को सेल कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर होगा। सेलर बेचने से पहले उसकी क्या ड्यूटी होगी और बेचने के बाद उसकी क्या ड्यूटी होगी, समझो। सेलर्स ड्यूटी बिफोर द सेल, डिस्क्लोज द मटीरियल डिफेक्ट, कि अगर मेरे मटेरियल में कोई डिफेक्ट होगा तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अ टाइटल डीड्स, मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी टाइटल डीड है, मुझे वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि देखो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। भाई अब क्या पता किसी और के नाम प्रॉपर्टी और मैंने धोखे से आपको बेच दिया, तो गलत बात है। तो मेरे को प्रोडक्शन करना पड़ेगा टाइटल डीड्स का। तो अगर मेरे से बायर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे को आंसर करना पड़ेगा, मतलब मैं बाउंड हूँ उसका आंसर करने के लिए, ठीक है। अब मान के चलो मेरे से कोई नोट्स खरीदता है, ठीक है। अब ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि मैम इसमें कितने पेजेस हैं, है ना, कितने पेजेस है, कितने पेजेस का कितने क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें कितने सारे फ्लो चार्ट्स बने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं। अब देखो वो रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, वो रेलिवेंट क्वेश्चन है एंड मैं बाउंड हूँ उसका आंसर करने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बायर सेलर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है टाइटल से लेकर कि ये प्रॉपर्टी आप ही की है, लाओ दिखाओ मेरे को प्रूफ दो, तो वो रेलिवेंट होगा और उसको आंसर करना पड़ेगा। ड्यूटी टू एग्जीक्यूट कन्वीनियंस, देखो जी यहाँ पर उसे बताना पड़ेगा कि ठीक है अगर आप ऐसा लेते हो तो आप या तो सिग्नेचर कर दो या थंब लगा दो या वॉट एवर, जिस जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, जिस भी तरीके से आप फॉर्मेलिटीज़ को करना चाहते हो आप उस तरीके से अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कन्वीनियंस बिटवीन द डेट, कहते जब डेट आपने सेट कर लिया कि इतनी तारीख को मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा, इतनी तारीख को हमने रजिस्ट्री करा ली, इतनी तारीख को मैं हैंड ओवर कर दूंगा, तो ये सब आपको पहले से ही डिसाइड करना है, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ आउटगोइंग्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करने से पहले आपका जो भी रेवेन्यू है, जो भी टैक्स पे करने वाला है वो प्रॉपरली पे कर दूँ, मतलब जो भी प्रॉपर्टी का चार्ज वगैरह बनता है सेल करने से पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पे करो, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेचो, ठीक है। अब है सेलर्स ड्यूटी, सेलर्स ड्यूटी आफ्टर द सेल, सेल के बाद उसकी क्या ड्यूटी है भाई, अब उसने पैसा ले लिया तो पोजेशन दे दे भाई, उसको क्या है पोजेशन दे दे, उसको ज़मीन उसके नाम कर दे अब भाई, क्योंकि अब वो सेल हो चुका, ठीक है। उसको टाइटल भी दे दे, अब तुम उसके ओनर नहीं हो, अब बायर है उसका ओनर, याद रखना। डिलीवरी ऑफ अ टाइटल डीड्स, आपके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी टाइटल डीड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आप क्या करोगे, उसे डिलीवर करोगे। तो समझो क्या, सेलर्स ड्यूटीज before sale and after sale, disclose of material, production of a title deeds and answer relevant questions, execute करना, care of a property and payment of outgoings। एग्जाम्पल में लिखो टैक्स, आफ्टर सेल गिविंग अ पोजेशन कन्वीनियंट फॉर टाइटल एंड डिलीवरी ऑफ अ टाइटल डीड्स। अब यहाँ पर सेलर्स राइट्स बिफोर और आफ्टर सेल, यहाँ पर हम लोगों ने उसकी ड्यूटीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर उसके राइट्स आ जाएंगे। उसका उसका क्या अधिकार है, मतलब कि सेलर के ड्यूटीज़ तो समझ गए, उसका क्या अधिकार है समझो। ये आप एक बार क्या करना प्लीज़, मैंने सेक्शंस आपको बताए नहीं, ये सेक्शंस आप एक बार याद कर लेना भाई अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब है बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ सेल, देखो जी सेल होने से पहले सेलर इज एंटाइटल टू ऑल द रेंट, प्रॉफिट और अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कहते हैं उस प्रॉपर्टी पर जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, जो भी उसका प्रॉफिट बनता है वो ले लेगा, ठीक है। Where the buyer takes a possession of the property before completion of a sale, the seller has a right to realize the interest or unpaid purchase money। कहते हैं कि अब मान के चलो बायर ने पोजेशन ले लिया, कहते हैं पोजेशन लेने के बाद यहाँ पर सेलर की ड्यूटी आ जाएगी, मतलब उसने पोजेशन दे दिया तो ड्यूटी आ जाएगी कि लाओ भाई अब पेमेंट करो, क्या है पेमेंट करो उसको सेलर को। द बायर वुड नॉट बी अलाउड टू हैव बोथ द बेनिफिट्स, देखो जी ऐसा नहीं है कि बायर बेनिफिट भी ले रहा है और प्रॉपर्टी भी ले रहा है ना। अगर यहाँ पर उसने कह दिया कि मान के चलो ये मार्च है, मार्च का जो रेंट है वो कौन लेगा, वो सेलर लेगा,
अप्रैल से जो रेंट है वो कौन लेगा, बायर लेगा। तो वैसे ही चलना पड़ेगा, वो बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है। फिर है सेलर्स राइट आफ्टर सेल, उसका क्या राइट है भाई, अब सेल करने के बाद अगर वो अनपेड है, मतलब फॉर एग्जांपल उसको बायर ने पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो उसका राइट है कि वो क्या ले, उससे अपना पेमेंट ले, अपना पेमेंट उससे निकलवाए, अपना पेमेंट क्या है रिकवर करवाए उससे, ठीक है। इन चार्ज देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ राइट ऑफ पेमेंट, कहते हैं फिर चार्ज वगैरह जो होता है लगाया जाता है, ठीक है। चार्ज आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे टीपीए में, अभी फ़िलहाल इतना समझो कि इन चार्ज देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ राइट ऑफ पेमेंट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड सिंस अंडर द राइट अ सेलर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजेशन, कि कहते हैं यहाँ पर जो पोजेशन है वो तो बायर को दे दिया जाएगा, लेकिन अगर उसे पेमेंट नहीं मिली है तो वो अपना उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्ज है या जो भी उन्होंने सिचुएशन रखी थी या जो भी उन्होंने बातचीत करी थी उसके अकॉर्डिंग वो उससे क्या ले लेगा, पेमेंट ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन द अनपेड प्राइस, कि भाई उसका इंटरेस्ट भी है, अब उसने पेमेंट नहीं किया तो वो इंटरेस्ट बनता 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 जाएगा। मतलब इंटरेस्ट आपको पता है ना कि उसने अभी पेमेंट नहीं किया तो हर महीने उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो वो चीज़ है। ट्रांसफ़र ऑफ ए सेलर्स चार्ज, अगर उसने चार्ज पर दिया है तो अनसिक्योर्ड जो मनी डेप्ट है इस काइंड ऑफ एक्शनेबल क्लेम, आपको पता होगा कि एक्शनेबल क्लेम क्या है, कि भाई अब चलो भैया मेरा पैसा नहीं दे रहा तो ला मेरी प्रॉपर्टी दे दे, है ना। ऐसा होता है ना एक्शनेबल क्लेम की, चलो ठीक है एक बार तो आपने सेल कर दिया लेकिन अब क्या वो पैसा ही नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहे तो ला भाई मेरी प्रॉपर्टी वापस करो, ऐसा होता है ना। और फिर है ये लास्ट में है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि बायर के क्या राइट होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, है ना। बायर्स चार्ज सेक्शन 56 क्लॉज नंबर 6 का बी, बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ सेल बायर को क्या करना पड़ेगा, एनी सम ऑफ मनी उसको पे करना ही पड़ेगा, एडवांस में पेमेंट उसको करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी उसको कंप्लीट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो सेलर्स है यहाँ पर पर्सन क्लेम अंडर हिम, कि यहाँ पर जो चार्ज अंडर द सबसेक्शन इज इन्फोर्स्ड नॉट ओनली अगेंस्ट द सेलर बट ऑल्सो अगेंस्ट द पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। अब मान के चलो कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसमें एक सेलर 1 था, सेलर 2 था, ठीक है। यहाँ पर अब सिर्फ हम लोग सेलर को नहीं, अब सेलर से रिलेटेड अगर कोई और पर्सन है जिसका उस प्रॉपर्टी में क्लेम है तो वो उसको भी हैंडल करेगा, ठीक है। मान के चलो ये प्रॉपर्टी इसमें किसी और का भी इंटरेस्ट है तो वो उसको हैंडल करेगा, ये बायर का ड्यूटी अभी चेक कर लो, है ना। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूटरी चार्जेस नॉट सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस प्ली ऑफ द वांटेड, अगर आपको इसे स्किप करना है तो स्किप आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये केस आप कर लेना, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज चार्ज्ड, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है चार्ज पर है एंड कन्वर्टेड टू अनदर प्रॉपर्टी और मनी, then the charge will fasten on the property or money into which the subject matter agreement is converted। कहते हैं अगर चार्ज पर है तो जिस तरह से पार्टीज डिसाइड करेंगे उसी तरह से उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा एग्रीमेंट में। एंड बायर्स का राइट क्या है आफ्टर सेल, जो भी उस प्रॉपर्टी से रेंट प्रॉफिट वट एवर जो आएगा वो सारा अधिकार उसका बायर का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।